क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में अरूप कुमार गोस्वामी किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? हाल ही में साधु कोठारी का निधन हो गया। वे किस लोक नृत्य से जुड़े थे? और देश की पहली एयर टैक्सी सेवा कहां से शुरू की जाएगी? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 8 जनवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे, क्वालिटी की दृष्टि से सुपर से भी ऊपर यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अरूप कुमार गोस्वामी ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली? इमेज में देख सकते हैं अरूप कुमार गोस्वामी और वो बन गए हैं आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। और इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी को पद व गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? तो शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। और वहां आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन ने न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और शपथ ग्रहण समारोह कहां आयोजित किया गया? विजयवाड़ा में। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों पिछले साल ही 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का गठन किया गया। इससे पहले न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन रह चुके हैं? तो सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन रह चुके हैं अरूप कुमार गोस्वामी और वो बन गए हैं अब आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस। तो अरूप कुमार गोस्वामी ने किसका स्थान लिया है? तो याद रखो न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी का। किसका स्थान लिया है? जे.के. माहेश्वरी का स्थान लिया है अरूप कुमार गोस्वामी ने। और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी अब कहां स्थानांतरित किए गए हैं? सिक्किम में। क्लियर दोस्तों। और जब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? अमरावती में स्थित है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के जस्टिस सिटी कॉम्प्लेक्स में स्थायी इमारत का निर्माण होने तक यह उच्च न्यायालय एक अस्थायी इमारत से संचालित हो रहा है वर्तमान समय में। और हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य की 3 राजधानियों को बनाने का एक विधेयक पेश किया? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने 3 राजधानियां बनाने का एक विधेयक पारित किया। और यह 3 राजधानियां कौन कौन सी? तो याद रखो, एक तो है विशाखापत्तनम, दूसरी है अमरावती और तीसरी है कर्नूल। और हाल ही में अम्मावड़ी योजना किसने लॉन्च की है? तो अम्मावड़ी योजना भी आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की है। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश की तो आप मैप में देख सकते हैं यह है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल का नाम अमरावती। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। और आंध्र प्रदेश भाषा के तौर पर अलग होने वाला देश का पहला राज्य भी। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपके सामने रखता हो। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में साधु कोठारी का निधन हो गया। वे किस प्रसिद्ध लोक नृत्य से जुड़े थे? साधु कोठारी का निधन हो गया, वो दोस्तों यक्षगान लोक नृत्य से जुड़े हुए थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यक्षगान। और यक्षगान की बात आती है तो हमारे भारत में दोस्तों 8 शास्त्रीय लोक नृत्य है और इनसे जुड़े हुए थे यह साधु कोठारी यक्षगान से। तो हाल ही में साधु कोठारी नामक यक्षगान कलाकार का मंच पर प्रदर्शन करने के दौरान निधन हो गया है। मंच पर प्रदर्शन करने के दौरान ही निधन हो गया। और यक्षगान से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हमें याद रख लेने चाहिए क्योंकि खास तौर पर क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में हमारे भारतीय कला और संस्कृति से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो यहां से क्वेश्चन निकल सकता है। यक्षगान किस राज्य के तटीय क्षेत्रों में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक राज्य के तटीय क्षेत्रों में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है यक्षगान। और कर्नाटक में यक्षगान परंपरा लगभग कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? 800 वर्ष पुरानी मानी जाती है। और यक्षगान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
यक्ष के गीत। और किस लोक नृत्य की विषय वस्तु पुराणों, रामायण एवं महाभारत पर आधारित होती है? तो उसका भी सही आंसर बनेगा यक्षगान। और यक्षगान में संगीत की अपनी एक अलग शैली होती है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत तथा हिंदुस्तानी संगीत से अलग होती है। और आमतौर पर यक्षगान की कथाएं किस भाषा में सुनाई जाती है? तो कन्नड़ भाषा में सुनाई जाती है यह यक्षगान की कथाएं, लेकिन मलयालम भाषा में भी कुछ है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही जिया राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? जिया राय जो हाल ही में सुर्खियों में रही, जिया राय का नाम जुड़ा है तैराकी से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, तैराकी। और यहां इमेज में आप देख सकते हैं यह है जिया राय। उन्होंने हाल ही में एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है तैराकी के क्षेत्र में, और इसीलिए यह जिया राय सुर्खियों में आई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की फिट इंडिया मूवमेंट के तहत प्रतियोगिता आयोजित की गई तैराकी की, और तैराकी प्रतियोगिता में आजमगढ़ की बिटिया जिसका नाम है जिया राय, इमेज में आप देख सकते हैं, जिया राय के अलावा देश के जाने माने व अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तैराक भी इस इवेंट में शामिल थे, लेकिन विनर हुई है जिया राय। और आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र की कटाई अलीमुद्दीनपुर निवासी ओनली फॉर 11 वर्ष व 8 माह की यह दिव्यांग छात्रा जिया राय ने अपना ही बनाया 14 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इमेज में देख सकते हैं 14 किलोमीटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिया राय ने। और जिया राय ने समुद्र में 22 किलोमीटर तैराकी 7.04 घंटे में पूरा करके विश्व में एक नया कीर्तिमान तैयार किया है। और अब तक समुद्र में इतनी लंबी दूरी की तैराकी सामान्य पुरुष या महिला तय नहीं कर सकती, लेकिन यह कारनामा कर दिखाया है जिया राय ने। और जिया राय को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाइयां। चौथा क्वेश्चन, मॉडर्ना कंपनी की कोविड वैक्सीन के उपयोग की मंजूरी देने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन बना? दोस्तों, कोविड-19 की यह मॉडर्ना कंपनी की कोविड वैक्सीन को उपयोग की मंजूरी देने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है इजराइल देश। और इजराइल तीसरा, इनसे पहले अमेरिका और कनाडा ने यह मॉडर्ना कंपनी की कोविड-19 की वैक्सीन के उपयोग करने की मंजूरी दे दी थी। इजराइल इस तरह का तीसरा देश है। इजराइल ने मॉडर्ना कंपनी की कोविड वैक्सीन के उपयोग की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अमेरिका और कनाडा के बाद दुनिया में इस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला इजराइल तीसरा देश बन गया है। और इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन की 60 लाख खुराकें भी मांगी है। और दोस्तों, जब बात करते हैं इजराइल देश की, तो इजराइल से जुड़े हुए ये 2 क्वेश्चन करंट अफेयर में थे। हाल ही में 1100 साल पुराने इस्लामिक काल के दुर्लभ सिक्के किस देश में मिले? इजराइल देश में मिले। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, 1100 साल पुराने हैं यह सोने के इस्लामिक काल के सिक्के। और इजराइल में कोरोना वायरस का टीका लगवाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कोविड-19 का सबसे पहले टीका लगाया। और इजराइल की कैपिटल का नाम क्या है? यरूशलेम। इजराइल की प्रमुख भाषा है इब्रानी या तो हिब्रू। और इजराइल की करेंसी है इजरायली नई शेकेल। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? रेवेन रिवलिन। इमेज में आप देख सकते हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। क्लियर। 5वां क्वेश्चन, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को 1 लाखवां बुलेट प्रूफ जैकेट किसने प्रदान किया? हमारे थल सेना अध्यक्ष यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे को 1 लाखवां बुलेट प्रूफ जैकेट प्रदान किया है हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद येस्सो नाइक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीपद येस्सो नाइक। सेना को केंद्र सरकार ने 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट का तोहफा दिया है। और एक कार्यक्रम के दौरान राज्य रक्षा मंत्री कौन? श्रीपद येस्सो नाइक ने आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे को भारत में बनी हुई बुलेट प्रूफ जैकेट सौंपी। यानी कि यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया जैकेट है। इमेज में आप देख सकते हैं। और यहां पर देखिए, यह है मेड इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट। तो वर्ष 2018 में रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली की SMPP प्राइवेट लिमिटेड से 1.86 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स का सौदा किया था। और इस सौदे की कीमत करीब 639 करोड़ रुपए की थी। और ये BP जैकेट्स 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है।
360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है यह जैकेट। और इन जैकेटों में बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक होगा। कौन सा? बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक होगा, जो इसे वजन में अत्यंत हल्का बना देता है और 360 डिग्री सुरक्षा भी प्रदान करता है। और 2017 में रक्षा मंत्रालय ने SMPP को बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए प्रौद्योगिकी पुरस्कार भी प्रदान किया था। और सिरेमिक सामग्री बुलेट को रोकने के लिए सबसे अच्छी सामग्री में से एक है और साथ ही यह बुलेट को रोकने वाला अब तक का सबसे हल्का पदार्थ भी है। और SMPP के कार्यकारी निदेशक कौन है? आशीष कंसल। क्या नाम है? आशीष कंसल। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है हमारे श्रीपद येस्सो नाइक और यह है हमारे थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे। छठा क्वेश्चन, देश की पहली एयर टैक्सी कहां से शुरू होगी? देश की पहली एयर टैक्सी शुरू होगी हरियाणा से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा से देश की पहली एयर टैक्सी शुरू होगी और हरियाणा से जल्द ही देश की पहली एयर टैक्सी शुरू होगी। और इसके साथ ही मिडिल क्लास लोगों का हवाई यात्रा करने का सपना आसान होगा। और इस सपने को हरियाणा के झज्जर स्थित बेरी गांव के बेटे कैप्टन वरुण सुहाग पूरा करने जा रहे हैं। कौन? वरुण सुहाग। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है वरुण सुहाग। और कैप्टन वरुण देश में पहली एयर टैक्सी शुरू करने जा रहे हैं और इस एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार एयरपोर्ट से होगी। कहां से? हिसार एयरपोर्ट से होगी। और यहां से लोग देहरादून, चंडीगढ़ और धर्मशाला कम किराए और कम समय में आ जा सकेंगे। और शुरुआत में हिसार से चंडीगढ़, हिसार से देहरादून, हिसार से धर्मशाला की सर्विस शुरू होगी। 2015 में शुरू हुई इस स्टार्टअप को अब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत एयर टैक्सी चलाने की जिम्मेवारी भारतीय सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय ने दे दी है। सातवां क्वेश्चन, ग्रैंड रेनेसा डैम का निर्माण इथियोपिया द्वारा किस नदी पर किया जा रहा है? दोस्तों, लगभग साल में 2-3 बार यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आता है। ग्रैंड रेनेसा डैम, जिसका निर्माण कार्य को लेकर 3 देशों के बीच जो विवाद चल रहा है और यह इथियोपिया द्वारा बनाया जा रहा है ग्रैंड रेनेसा डैम, और वो नील नदी पर बनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नील नदी। और हाल ही में यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? हाल ही में इथियोपिया, सूडान और मिस्र ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ग्रैंड रेनेसा जल विद्युत परियोजना पर लंबे समय से चल रहे जटिल विवाद को हल करने के लिए फिर से बातचीत शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है तीनों देशों ने। और इथियोपिया जब यह बांध बनाने जा रहा है तो पानी की किल्लत सूडान और मिस्र में हो सकती है, इसी बात को लेकर विवाद था। और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील 1 दशक से चल रहे जटिल विवाद के केंद्र में है और इस विवाद में कई देश शामिल हुए जो नदी के जल पर निर्भर है। और इथियोपिया का मानना है कि बांध निर्माण से लगभग 6000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा सकेगी। यहां पर बांध का निर्माण कार्य हाल ही में जारी है और यह पूरा होने पर 6000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा सकेगी। और इथियोपिया की 65% आबादी वर्तमान में विद्युत की कमी का सामना कर रही है, तो यह सॉल्यूशन भी हो जाएगा। और बात करें नील नदी की, तो नील नदी अफ्रीका में स्थित है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में बुरुंडी से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। और यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है नील रिवर और यहां इसका रास्ता, और यह गिरती है भूमध्य सागर में। 8वां क्वेश्चन, टाटा पावर ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आसान और किफायती वित्त पोषण योजना शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? टाटा पावर ने हाल ही में साझेदारी की है सिडबी के साथ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिडबी। देश की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी टाटा पावर ने रूफटॉप, बोले तो छत, रूफटॉप सोलर सेगमेंट में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्राहकों के लिए आसान और सस्ती वित्त पोषण योजना की शुरू करने के लिए सिडबी, जिसका पूरा नाम है लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बोले तो सिडबी की स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को। सिडबी का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। और सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? देवेंद्र कुमार सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष एंड एमडी।
और टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर के वर्तमान सीईओ कौन है? प्रवीर सिन्हा, इमेज में आप देख सकते हैं। और टाटा पावर का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। नवा क्वेश्चन, हाल ही में विशिष्ट कुशल कामगारों से संबंधित समुचित संचालन प्रणाली के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? भारत ने जापान देश के साथ समझौता किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी दे दी है। और यह समझौता विशिष्ट कुशल कामगारों से संबंधित समुचित संचालन प्रणाली के लिए भागीदारी की बुनियादी रूपरेखा के तौर पर तैयार किया गया है। और इस समझौते की बात करें तो इससे जापान में 14 निर्धारित क्षेत्रों में काम करने के लिए अपेक्षित कौशल और जापानी भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण भारतीय कामगारों को भेजने और स्वीकार करने के बारे में सहयोग के तौर पर तैयार किया गया है। ओके, और दोस्तों अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। तो हाल ही में न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? इमेज में देख सकते हैं, नाम मत भूलिएगा, यह है हिमा कोहली। और हिमा कोहली अब बन गई है तेलंगाना की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना। और न्यायमूर्ति हिमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। और शपथ किसने दिलाई है? राज्यपाल। तो राज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन हैदराबाद में राजभवन के लॉन में एक समारोह में पद की शपथ दिलाई है। और न्यायमूर्ति हिमा कोहली दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थी। वे तेलंगाना उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी है। तो आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है यहां से, तेलंगाना उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो हमारा आंसर होना चाहिए हिमा कोहली। और तेलंगाना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश RS चौहान को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया है। तो आपको एक और क्वेश्चन भी याद रखना है कि झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो याद रखना है RS चौहान, वो बन गए हैं झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। 11वां क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के लिए भारत ने किसके साथ $646 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत ने $686 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं NDB के साथ, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि हमारा जो ब्रिक्स देशों का समूह है उनकी यह नई बैंक बनी है NDB, वहां से यह ऋण समझौता हुआ है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के साथ $646 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एग्जामिनेशन में NDB का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। और पहली परियोजना की बात करें तो पहली परियोजना आंध्र प्रदेश सड़क और पुल पुनर्निर्माण परियोजना है। इसमें राज्य मार्गों के 1600 किलोमीटर चौड़े हिस्से को डबल लेन और राज्य मार्ग नेटवर्क पर पुराने जर्जर पुलों का पुनर्निर्माण भी शामिल है। और दूसरी परियोजना की बात करें तो दूसरी परियोजना आंध्र प्रदेश मंडल कनेक्टिविटी और ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना है। इसमें 1400 किलोमीटर की जिला सड़कों को डबल लेन तक चौड़ा करने और जिला सड़क नेटवर्क पर पुराने जर्जर पुलों का पुनर्निर्माण करना शामिल है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही क्लेयर पोलासाक कौन है? क्लेयर पोलासाक जो सुर्खियों में रही वो एक अंपायर है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अंपायर। इमेज में देख सकते हैं, नाम मत भूलिएगा, नाम है क्लेयर पोलासाक। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलासाक पुरुषों के टेस्ट मैच में अधिकारी के रूप में भाग लेने वाली पहली महिला बन गई है। और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया भारत श्रृंखला के तीसरे टेस्ट में वह चौथे अंपायर की भूमिका निभाएगी, यानी कि टेस्ट मैच हाल ही में जारी है और वह चौथे अंपायर के तौर पर वो अपनी भूमिका निभा रही है। नाम मत भूलिएगा, क्लेयर पोलासाक बोले तो एक अंपायर। 13वां क्वेश्चन, विश्व बैंक अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी फीसदी ग्रोथ का अनुमान है? यानी कि वर्ल्ड बैंक ने एक अनुमान जताया है कि आने वाले वर्ष यानी कि 2021-22 में हमारे भारत की जीडीपी 5.4% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। तो विश्व बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में
9.6% की गिरावट आने का अनुमान है। और अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.4% ग्रोथ का अनुमान है। तो वहीं विश्व बैंक ने 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4% ग्रोथ का अनुमान जताया है, यदि कोविड-19 की जो परिस्थिति काबू में आ जाती है तो। 14वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6 जनवरी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 6 जनवरी को दिवंगत पत्रकार, क्या नाम है, बाल शास्त्री जंभेकर की स्मृति में पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र जिसका नाम है दर्पण 6 जनवरी 1832 को प्रकाशित किया गया था, जो बाल शास्त्री जंभेकर का जन्म दिवस भी है। बाल शास्त्री जंभेकर को मराठी भाषा में पहले मराठी समाचार पत्र और पहले मराठी मासिक पत्रकारिता शुरू करने के प्रयासों के लिए द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं, नाम मत भूलिएगा, बाल शास्त्री जंभेकर। और 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में लॉन्च पैड योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? लॉन्च पैड योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों से बाहर निकलने वाले और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़के और लड़कियों के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है। और इस योजना को राज्य के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा इन युवाओं को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से वे अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रखकर आत्मनिर्भर बन सके। और जब दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ एक यूनिक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। जो भी स्टेट की बात आती है तो इन स्टेट से जुड़े हुए यूनिक वीडियो में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिन ब दिन कोई नया वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। जो हमारे स्टेट के राज्यों यानी कि राज्यों से बने हुए वीडियो की एक सीरीज है। और अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, चक्रवाती तूफान यासा ने निम्न में से किस देश में भारी तबाही मचाई? यासा नामक एक चक्रवात जिन्होंने फिजी देश में भारी तबाही मचाई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था फिजी। और इस यासा चक्रवात के कारण हमारे भारत देश ने यह फिजी देश को सहायता भी प्रदान की है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है लव कुश शाह, मेर राहुल, RJ हंसा, ओगणिया उत्तम फ्रॉम सुरेंद्र नगर और राजू चावड़ा। उन्होंने यह भी लिखा कि इस फिजी देश को भारत देश ने 6 टन की सहायता भी दी है। और विजय सावड़िया, प्रफुल्ल भाई डोडिया और सोनल भरत, इन सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना, जिसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना, जिसका निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और इस रिवर के बारे में आप डिटेल में जानते हैं तो डिटेल में लिखिए, क्योंकि एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।